नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सरकार ने इस साल का आम बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार की ओर से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर खासा फोकस किया गया है और साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। बजट में मिडिल क्लास के हाथ खाली रहे हैं। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में इस बार किसी तरह का कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं किया है और न ही किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा छूट दी गई है। हालांकि किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय 1 साल बढ़ाकर 2022 तक जरूर सरकार की ओर से किया गया है। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से भी छूट दे दी गई है और बजट में कोरोना के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कोरोना के लिए मेरा मतलब है कि कोरोना की वैक्सीन के लिए, कोरोना के टीके के लिए ये 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान वित्त मंत्री ने उस वक्त किया जब आज उन्होंने बजट का एलोकेशन किया। Today, India has 2 vaccines available and has begun immediately safeguarding not only her own citizens against COVID-19 but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. Tax incentives to IFSC. As I mentioned in Part A of the speech, the government is committed to making the International Financial Services Center in GIFT City a global financial hub. In addition to the tax incentives already provided, I propose to include, among others, tax holiday for capital gains for aircraft leasing companies, tax exemption for aircraft lease rentals paid to foreign lessors, tax incentive for relocating foreign funds in the IFSC, and to allow tax exemption to the investment division of foreign banks located in the IFSC. और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बजट तो आया, लेकिन बजट के बाद शेयर मार्केट ने काफी बूम किया। यानी कि शेयर मार्केट को अगर हम देखें तो बजट का स्वागत किया गया है और शेयर मार्केट में बजट के बाद जबरदस्त उछाल शेयर मार्केट में देखा गया है। 2315 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स आज बंद हुआ है और वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 650 अंकों का उछाल आया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बजट के बाद शेयर मार्केट में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 2315 अंकों का बढ़त, एक इजाफा सेंसेक्स में हुआ और सेंसेक्स इसके साथ बंद हुआ। हालांकि निफ्टी में भी 650 अंकों का उछाल आया है। तो इसको अगर हम देखें तो इस लिहाज से अगर हम इसको देखने समझने की कोशिश करें तो शेयर मार्केट ने इस बजट का स्वागत किया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इस वीक आपको बजट की मैं बता दूं कि बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर का कृषि सेस लगाया गया है और वहीं डीजल पर यह कृषि सेस 4 रुपए प्रति लीटर लगाया गया है। हालांकि सरकार की ओर से यह वादा किया गया है कि इस सेस का असर आम आदमी पर नहीं पड़ेगा, यानी कि आम आदमी की जेब पर इस सेस का असर नहीं पड़ेगा। अब नहीं पड़ेगा, कब तक नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, इसको भी हम आगे समझेंगे क्योंकि हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बजट पेश होने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट के दिल में गांव और किसान हैं। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार का जोर किसानों की आय बढ़ाने पर है। सरकार पहले भी यह वादा करती रही, उसी बात को आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा है और कहा है कि इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई तेजी, एक नई रफ्तार मिलेगी। बजट को लेकर पीएम मोदी ने और क्या क्या बड़ी बातें कही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है।
ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। तो अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी, अर्थव्यवस्था को नई तेजी मिलेगी, अर्थव्यवस्था में बूम आएगा, उछाल आएगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और कहा है कि खेती किसानी के लिए, किसानों के लिए बजट खास तौर पर बहुत सी अच्छी चीजें लेकर आया है। लेकिन विपक्ष की इस पर बिल्कुल अलग ही राय है। विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लेना जरूरी है। क्या इस बजट से हम कहीं भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास भी पहुंच रहे हों? और फिर जब हम बजट का देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बने। तमाम एक्सप्रेसवे जो प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किए, क्या समय से पूरे हो जाएंगे? क्या उस क्वालिटी से बनेंगे जिस क्वालिटी से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था? तो एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे हैं। ये ठीक बात है, किसी स्टेट को डेवलप करना हम वेलकम करते हैं। कब इनको याद आई है, अब इलेक्शंस 2-4 महीने में होने वाले हैं, तो उस वक्त बंगाल की याद आई है, आसाम की याद आई है, तमिलनाडु की याद आई है, केरला की याद आई है, पौंडीचेरी की याद आई। ये क्यों? तो ये चुनाव जीतने के लिए जो करना है उसके डर से या उसके लिए उन्होंने ये काम किया है। और दूसरा जो है, जितने भी सरकार के जमीनें हैं उसको बेचना और जितने भी पब्लिक सेक्टर्स है डिसइन्वेस्ट करना, यानी जो एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है उसको भी निकालने की उन्होंने कोशिश कर रही है। तो ऐसा इस बजट में खासकर गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। तो सहमति, असहमति, संतुष्टि, असंतुष्टि, ये सब एक सिक्के के दो पहलू। और जब भी बजट आता है तो सरकार की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि बजट बहुत अच्छा है, इससे संतुष्टि है, सरकार का पक्ष संतुष्टि जाहिर करता है, तो विपक्ष असंतुष्टि जाहिर करता है। वही अभी हमें रिएक्शंस में भी देखने को मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप और हम, कि हमारी जेब में क्या गया या हमारी जेब से क्या निकाला गया। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं, फिर हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं। आपका स्वागत है गोपाल जी। और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। इस बीच अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। आर.के. अग्रवाल साहब, टैक्स एंड जीएसटी के एक्सपर्ट, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। विनोद रावल जी स्टूडियो में साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट। और गौरव अग्रवाल जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट, वो भी साथ में जुड़ गए हैं। और प्रदीप गुप्ता जी, ट्रेड एंड रियल एस्टेट एक्सपर्ट, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब के पास चलूंगा। सर, आप संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, विपक्ष असंतुष्टि जाहिर कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संतुष्टि असंतुष्टि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जनता की। आपको क्या लग रहा है जो बजट आज पेश किया है वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट है? क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है जो पिछला 1 साल था, और बहुत सी परेशानियां लोगों ने देखी हैं, बहुत महीने लोग घरों पर बैठे हुए हैं, तो बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी आकांक्षाएं थी कि ये बजट कुछ ऐसा लेकर आएगा कि वो पिछले 6, 7, 8 महीने जो थे उनका दर्द शायद कुछ हद तक कम होगा। क्या सफल हो पाए उसमें? नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है इस क्षेत्र में इस बजट देखना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार ने बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर क्रिएट किया। लगभग 137% की ग्रोथ एक्सपेंडिचर में ये जो हेल्थ सेक्टर में सरकार ने किया है पास योजना के अंतर्गत। और यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना के त्रासदी में स्वास्थ्य सेवा को लेकर सबसे ज्यादा लोगों की चिंता थी। 35,000 करोड़ का प्रोविजन सरकार के लिए भी किया है। और आप दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सारे लोग मानते थे सरकार को इतना बढ़ा के रखना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। तो सरकार ने इतनी मुश्किल के बावजूद रिसोर्स का जहां पे इतनी कमी थी, 34% से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण उद्योग, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो है उसमें व्यापक बदलाव आएगा, बात क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तीसरा महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए, एग्रीकल्चर
एमएसपी क्षेत्र के ऊपर काफी चर्चा हुई। उसमें सरकार ने एमएसपी पे अपना कमिटमेंट पूरी तरह से बरकरार रखा है। प्रोक्योरमेंट की सारी फिगर्स वित्त मंत्री ने बताई है। 120% से ज्यादा वीट और पैडी का प्रोक्योरमेंट सरकार इस बार बढ़ा रही है। एपीएमसी मंडी के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का सरकार ने घोषणा किया है। टेक्सटाइल सेक्टर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जनरेशन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि लघु और मध्यम उद्योग जो है उनकी क्वांटिटी की, जैसे स्टील, सीमेंट, ऐसे रॉ मटेरियल की काफी बढ़ गए थे कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के। तो सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। सर, आप कह रहे हैं सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकारी सेल लग गई है। विपक्ष ये कह रहा है कि बीमा, रेलवे, स्टील, बैंक सब सेल में डाल दिया है। ये बजट नहीं है, ये OLX है। नहीं, देखिए कौन क्या बेचा। केवल 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का 2 प्राइवेटाइजेशन की बात की है और LIC की भी IPO के थ्रू। IPO कोई बेचना नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन है। और अल्टीमेट बैंकों के को बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। तो ऐसे बैड बैंक बना दो। सरकार ने ना करके बैंकों के जो एसेट्स हैं उनके इंप्रूवमेंट के लिए एसेट कंस्ट्रक्शन का प्रावधान किया। अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। 20 करोड़ से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्थापना की घोषणा की है। तो आप देखना वर्तमान स्थिति में अर्थव्यवस्था को क्या आवश्यकता है और अर्थव्यवस्था कैसे तेजी से आगे बढ़ेगी, उन सब चीजों को सरकार ने तरह से ध्यान में रखा है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, क्योंकि मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं। मैं एक विपक्ष का रिएक्शन लूंगा, फिर मैं एक्सपर्ट्स के पास चलूंगा। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी भी हैं। अनुराग जी, ये तो आपने सुना, यहां पर हेल्थ सेक्टर की बात की, किसानों की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब से कुछ देर पहले कहा है कि इस बजट के दिल में गांव बसता है, इस बजट के दिल में किसान बसता है। फिर विपक्ष की असहमति क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कौन सी ऐसी बात इसके अंदर है जिसमें गांव बसता है और किसान बसता है। पूरे बजट में, पूरे बजट को आप अच्छी तरह से देखोगे तो बड़े लोगों के लिए इन्होंने ये बजट बनाया है। मिडिल क्लास को तो कोई राहत मिली नहीं है और गरीब को तो आप छोड़ दीजिए, उसकी तो भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं करती है। आप देखो पूरे बजट, ये आप इसलिए कह रहे हैं ताकि ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट पर जोर है सरकार का, विनिवेश नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देश की इकोनॉमी की चिंता नहीं कर रही है सरकार। चुनाव को देख के वो अपनी बजट को पेश कर रही है, चुनाव को देखते हुए। जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में देखो इन्होंने कैसे हाईवे या रोड कंस्ट्रक्शन का इन्होंने बजट दिया। 25,000 करोड़ का बजट इन्होंने वेस्ट बंगाल को ही दे दिया, क्योंकि वहां चुनाव है। देश की अर्थव्यवस्था की आपको चिंता होती है तो आपने 13-14 लाख करोड़ रुपए आपने डीजल पेट्रोल से कमाए हैं और कमाने के बाद आपने उसको कैसे बांट दिए। राशन में, फ्री राशन में इधर उधर करके आपने बांटने का काम किया, उसको प्रोडक्टिव नहीं बनाया आपने। उस पैसे को अगर आपने प्रोडक्टिव बनाया होता तो शायद हमारी देश की इकोनॉमी अच्छी होती। आप पीएसयू को बेच के भी आप उसको पैसा नहीं भर पा रहे हो। पीएसयू को बेच के जो आप पैसा ला भी रहे हो उससे भी हमारी जो डिफिसिट को कम थोड़ी हो रही है। आज देश की डिफिसिट बजट में 6.8 दिखाई गई है। सोचिए 6.8, और अगर स्टेट की ले लें तो करीब 4% डिफिसिट है। अगर दोनों को मिला दें तो मैं नहीं करा, अरुण कुमार जी हैं एक इकोनॉमिस्ट, कहते हैं कि ये आपका जीडीपी का 15% हो जाएगा। अब जिस देश के अंदर में जीडीपी का 15% डिफिसिट अगर हो जाए तो आप सोचो देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। मैं पूछना चाहता हूं इनसे। और ये कह रहे थे कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं। आप तो बेचारा पकौड़ा बनाने वाली बिजनेस भी आप छीन ले रहे हो। आप तो खाद्यान्न तेल भी महंगा कर दिया आपने। तो आप किस गरीब की बात कर रहे हो? कौन सा आपने रोजगार की यहाँ पे बात की है? आपने कहां पे यहाँ पे देश का पर्यटन बढ़ाने की कोशिश की है? कहां पे आपने हॉस्पिटलिटी बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की है जिससे कि आम जनता जुड़ा होता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है? आपने तो इसकी बात ही नहीं की कहीं भी। आपने जो हमारा स्पोर्ट्स सिस्टम जो मजबूत होता है देश का, जिससे हमारा स्वास्थ्य मजबूत होता है, उस स्पोर्ट्स को आपने कहां बढ़ावा देने की कोशिश की है? जरा आपके बजट में बता दीजिए मुझे, कहां पे आपने कोशिश की है? आपने कब कोशिश की है यूथ के लिए प्रोग्राम चलाने का? कौन सा प्रोग्राम चलाने के आपने यूथ के लिए बात की, जरा मुझे बता दीजिए आप। और आप जो बातें कर रहे हैं कि स्वदेशी, पहले आप जब बजट लेके आते थे तो आप मेक इन इंडिया करते थे, फिर डिजिटल इंडिया आया, फिर नया भारत आया, अब आप आत्मनिर्भर भारत की बात। ठीक है अनुराग जी, आप कह रहे हैं ना कि विपक्ष के दिल में गांव बसता है, इससे कहां क्या साबित होता है? इसी को रविशंकर प्रसाद जो हैं, सरकार के बड़े मंत्री हैं, वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बातचीत उनसे की थी, जरा देखते हैं कि वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं आगे आपके पास आता हूं।
विपक्ष के मानक पर हमें पास नहीं करना है। हमें अपने नेता के साहस, सूझबूझ, मोदी जी की सूझबूझ और जनता के आशीर्वाद पर पास करना है। क्या राहुल गांधी और बाकी लोग इसका समर्थन करेंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने किसान बिल को वही काम किया जो हम कर रहे थे। अपने बजट, अपने मैनिफेस्टो में इससे अधिक बोल रहे थे और आज किसानों को उकसाने का काम करते हैं। जिनकी इतनी छोटी सोच है, उनसे आप उम्मीद करेंगे बजट का समर्थन करेंगे आप? क्षमा करिए, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। उनमें हिम्मत है तो सदन में आए, बहस करें, देंगे हम जवाब। और इस वक्त पैनल में मेरे साथ देश के बड़े अर्थशास्त्री और मार्केट एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। मैं एक एक करके अब उनके पास चलता हूं और इस बजट को समझने की हम कोशिश यहां पर करेंगे। मैं आरके अग्रवाल साहब के पास चल रहा हूं, टैक्स एंड जीएसटी एक्सपर्ट हैं। अग्रवाल साहब, आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं? क्योंकि देखिए, अभी सबसे बड़ी एक चिंता यह थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नया इंपोज कर दिया जाए इस बजट में, क्योंकि पहले ही जेब खाली है। हमने देखा कोरोना काल में सब लोगों की जेब खाली है, परेशान है लोग। एक डर यह था कि कुछ एक्स्ट्रा इंपोज ना कर दें, वो तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा भी एक बड़ा चैलेंज ये था कि कोरोना काल में करीब 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, कई लोग अपने घर चले गए और एक बड़ा तबका ऐसा है जिनकी सैलरीज में कटौती हो रही है, 20, 30, 25% तक कटौती हो रही है। क्या ये बजट आपको लगता है कि इन चीजों को रिस्टोर करने में कामयाब रहेगा? यस, ये बजट ठीक है, आम पब्लिक को कोई टैक्स बेनिफिट नहीं दिया है, बट अदरवाइज हम अदर सेक्टर्स में देखें, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे हेल्थ है, इवन एमएसएमई है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग है, ऑटोमोबाइल है या टेलीकम्युनिकेशन है, सभी सेक्टर में गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। और इन सब सेक्टर्स में ध्यान देने का रीजन ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी और अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है विनोद रावत जी, लेकिन मतलब एक सबसे ज्यादा उम्मीद एक मीडियम क्लास आदमी की, एक मध्यम वर्गीय परिवार की होती है कि भाई हमारा टैक्स कैसे बच जाएगा। इस बार तो किसी तरह का मतलब कोई बदलाव हुआ नहीं है, किसी भी तरह का कोई चेंज उसमें हुआ नहीं है। तो इसको एक आम आदमी कैसे देखे? इस बजट को एक आम आदमी कैसे देखे? वो खुद को कैसे मनाए, अपने दिल को तसल्ली कैसे दे कि भाई मुझे कुछ मिला है इस बजट? देखिए, ऐसा है, मेरे ख्याल से तो ये एक जो बजट है ये एक आम बजट नहीं था। एक ये बड़ी अजीब सिचुएशन में था, एक ऐसी आपदा थी जो मेरे ख्याल से 100 साल में एक बार पहले आई थी और 100 साल बाद फिर आई है। तो ये एक आसान बजट किसी के लिए भी नहीं था। उस आसानी के अंदर जो सबसे अच्छी चीज मुझे इस बजट में दिखाई देती है कि इसको क्राइसिस के अंदर भी कुछ बौखलाहट में ऐसे कुछ काम सरकार ने नहीं किए हैं जिसका कि डर था, जिसके बारे में आप भी बात कर रहे थे अभी। किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, कोई सेस नहीं लगाई गई, वरना इस देश में तो भूकंप आने पर भी हमने सेस पे किए। देखिए, ऐसा है, इसकी सिचुएशन यहां यह है कि पैसा कहां से आएगा देने के लिए। मिडिल क्लास आदमी भी कहीं ना कहीं इस बार मेंटली प्रिपेयर्ड था और कहीं कोई, आपने भी अगर समाचार देखे हो या आपने भी इतने प्रोग्राम किए हैं, कोई ऐसी डिमांड ही नहीं थी इस बार के टैक्स के स्लैब को बढ़ा दिया जाए, रिबेट बढ़ा दिया जाए। बहुत हल्की आवाजों में जरूर विपक्ष भी बोलता है कि ये इसको इस तरह से कर दीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए। लेकिन मुझे लगता है इस बार सबको अंदाजा था, सबको डर ये था अंदाजे के अलावा भी कि कोई नया टैक्स ना लगे। और मैं तारीफ करूंगा इस बात के लिए कि बिना इसी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर चलते हुए, जब आपका पूरी दुनिया ऑलमोस्ट साल 12 महीने के अंदर 4 महीने तक लॉकडाउन में रही, आज तक आपकी हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, कार्गो कैसे आ रहा है नहीं आ रहा वो अलग बात है, चाइना से इंपोर्ट हमने बंद किया हुआ है तो नेचुरली हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ हुआ है उससे। कितना भी आप कहिए कि हम उनको नुकसान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको भी उसका असर आ रहा है, क्योंकि हम रातों रात फैक्ट्रियां नहीं लगा लेंगे। तो एक आसान बजट नहीं था ये। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यही है कि इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगा है, उसकी जेब से और कुछ नहीं जा रहा है, कम से कम जो उसको मिल रहा था उसको बचाने की कोशिश की गई है। और मुझे जो अच्छा लगता है इसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाने की कोशिश की जा रही है। हेल्थ जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है उसके ऊपर बजट को 137% इंक्रीज किया है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5% से थोड़ा सा कम आप कह सकते हैं, 1.5 गुना से। कह रहे हैं इंफ्रा, लेकिन इंफ्रा का तो मतलब रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी अभी तो दिखेगा नहीं एकदम से, अभी तो कुछ फौरी राहत तो चाहिए थी। लेकिन रोजगार भी तो इंफ्रा में ही पैदा होंगे ना, रोजगार तो वहीं पैदा होंगे। तो जैसे जैसे डीपीआर बनेंगे जो टाइम लगेगा, लेकिन उसमें उसी से होगा। उसके बाद यही पैसा कंजम्पशन मार्केट में होगा जिसके ऊपर इकोनॉमी डिपेंड करेगी। देखिए, वी शेप इकोनॉमी दिखाई दे रही है और हम दुआ करेंगे कि ये वी शेप ही रहे और ऐसे ही बढ़ जाए।
शेयर बाजार ने भी अपना बूम दिखाया है, वो एक इंडिकेटर है। शेयर बाजार को हम बैरोमीटर इंडिकेटर सब कहते हैं, और ये सच है, सबके सामने दिखाई दे रहा है। इस सबको देखते हुए उसके बाद आप देखिए जो टैक्स के जो हैं, जो टैक्स के अंदर भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, ऐसा नहीं कि टैक्स को छोड़ दिया गया है। रीओपनिंग एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के रहता था, हर एक के सर पे तलवार लटकी रहती है। 6 साल के पीरियड को घटा करके 3 साल कर दिया है। सिर्फ वो केसेस जिसके अंदर 50 लाख से ज्यादा का कंसीलमेंट दिखाई देगा, उनको जरूर खोला जा सकता है 3 साल के बाद और 10 साल के अंदर अंदर। तो आई थिंक वो बिल्कुल ठीक है। उसमें ब्लैक मनी जिनके पास ज्यादा है वहां प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कम से कम जो छोटे बिजनेसमैन है, जिनको डर लगा रहता था छोटी छोटी बातों के ऊपर, जहां पे उनके केस रीओपन हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। 75 साल से ऊपर के आदमी को आज रिटर्न फाइल करने की उस व्यक्ति को जरूरत नहीं है, अगर उसकी पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम है तो। हाँ सर, मैं इसी पॉइंट को समझना चाह रहा हूं विनोद जी आपसे, कि जैसे कि 75 प्लस हैं और वो पेंशनर हैं, यानी कि उनकी इनकम सिर्फ पेंशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उनको आईटीआर नहीं भरना है। आईटीआर नहीं भरने का मतलब क्या है, कि उनको टैक्स नहीं देना है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। नहीं, देखिए, टैक्स तो जो उनको जहां से पेंशन मिल रही है वहां से कट करके आएगा। टैक्स तो कटेगा, टैक्स उनका पे होगा। अभी उनका टैक्स कट जाता था, ब्याज पर भी 10% टैक्स कट जाता है, उसके बावजूद भी उनको रिटर्न भरनी पड़ती थी। तो टैक्स देने से किसी किस्म की कोई छूट नहीं दी गई है, सिर्फ उनको एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट से छोड़ा है कि वो रिटर्न फाइल ना करे। और मुझे लगता है उसके पीछे कारण शायद ये रहा फायदा क्या होगा? लिक्विडिटी के तौर पे तो, पैसे के तौर पे तो कोई फायदा नहीं हुआ इसमें। नहीं, उसका इससे कोई फायदा, वो मैंने कहा ना, एक प्रोसीजरल रिफॉर्म्स है सारे के सारे। आप जितने देखेंगे सब प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हैं। आईटीएटी को फेसलेस करना प्रोसीजरल रिफॉर्म है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाना प्रोसीजरल रिफॉर्म्स है। 75 साल से ऊपर का आदमी आज ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना, उसको किसी सीए के पास, किसी एडवोकेट के पास जाना पड़ता है। उसको उससे बचाने के लिए उस हैसल से बाहर किया गया, और उसके अलावा कुछ नहीं है कि वो उसको रिटर्न फाइल नहीं करनी, अपना आराम से बैठे, क्योंकि वो आज कैसे ये रिटर्न्स को फाइल करेगा। दूसरा नॉर्मल व्यक्ति सीख गया कहीं ना कहीं रिटर्न फाइल करना, तो वो चाहते हैं कि इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करें, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन करते जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ सरकारों को यह समझना पड़ेगा, जैसे अभी भी मैं अगर आपसे बात करूं तो इंटरनेट हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में बंद है, तो हम अब इंटरनेट को सिक्योरिटी ना मान करके हम ये माने कि एक बेसिक नीड है, इसके बिना आपकी इकोनॉमी भी नहीं चलेगी, इकोनॉमिक भी है उसके साथ साथ। तो वो आपकी इकोनॉमी ई वे बिल कैसे बनेंगे, आप कैसे अपने बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस को करेंगे अगर इंटरनेट बंद होगा तो। कहीं ना कहीं हमें यह भी थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज सरकारों को भी करना पड़ेगा कि हम इस ढंग से करें ताकि ये जो चीजें हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज हो। अभी हम सिर्फ उसको सिक्योरिटी की तरह, एस्पेक्ट की तरह यूज करते हैं, जहां जरूरत है हम उसको यूज करते हैं। देखा जाए तो पूरी स्टेट बंद है आज की डेट में। आप बिना इंटरनेट के काम कैसे करेंगे? आप काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ तो आपने ऑनलाइन कर दिया, डिजिटाइज्ड है सब कुछ। तो जितना टैक्स रिफॉर्म्स है ये प्रोसीजरल पार्ट है। टैक्स रिलीफ के नाम पे मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये एक ऐसा साल है जिसमें हमें सरकार आने वाले टाइम में इसके जो रिफ्लेक्शंस है वो नजर आएंगे, आपके कहने का ही मतलब है। ठीक है, मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, गौरव अग्रवाल जी भी हैं मेरे साथ, उनके पास मैं चलूंगा, फिर प्रदीप जी के पास चलेंगे। गौरव जी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको इस बजट से क्या फायदा मिलेगा, उनको किस तरीके से बूम मिलेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा जो प्रभावित हुई थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमने देखा था कोरोना काल में हुई थी। मैं कोरोना बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा बजट है जिसमें बहुत सारी, मैं समझता हूं कि चैलेंजेस सरकार के सामने रहे थे, लेकिन अब सरकार है तो चैलेंजेस को निपटा के बूम देना होगा। कैसे उन एमएसएमईज को, कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ये बजट आगे लेकर जाए? देखिए, आपने देखा होगा एमएसएमई सेक्टर को 15,700 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। और इससे पहले जो सरकार ने बोला कि 5 मिनी बजट ऑलरेडी आ चुके हैं, उन सब बजट्स में एमएसएमई सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया गया है। इससे पहले एमएसएमई सेक्टर और बाकी सेक्टर्स को एक मॉरेटोरियम दिया गया था, जहां पर सरकार ने कहा था कि अगर उनकी कोई ईएमआईज हैं, कोई लोन की इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो उन्हें सितंबर तक नहीं देनी होगी। वही कारण है जो आज एमएसएमई सेक्टर कुछ खड़ा हुआ है। परंतु जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आम आदमी को क्या मिला, हमें ये समझने की जरूरत है कि आम आदमी को अगर टैक्स में अगर थोड़ी बहुत रिलीफ देते जाए तो वही सफिशिएंट नहीं होता। अगर आज हम बोले कि 137% अगर मेडिकल बजट में इजाफा करा गया है, तो मैं सुबह बात कर रहा था कि जब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें साफ लिख रहा था कि अगर सरकार 2.5% ऑफ द जीडीपी अगर मेडिकल में खर्च कर दे तो जो एक आम आदमी है उसका खर्चा आधा हो जाएगा, 65% से 35% हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आम आदमी को केवल टैक्स में रिलीफ मिलना ही एक, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ बजट से मिला या नहीं मिला। अगर सरकार खर्च कर रही है, जो कि सरकार ने बताया कि इस बार उसका फिस्कल डेफिसिट 9.5% होगा, जो अपने आप में एक सबसे बड़ी फिगर है
क्योंकि कोरोना काल के बाद सरकार को स्पेंडिंग करने की जरूरत थी, जो सरकार ने इस बजट में दिखाया है, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे कैपिटल स्पेंडिंग हो। जैसे आपने अभी बोला कि उसका जो है बाद में इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही हमारे प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जो हमारी अब हमें देखें जो हमारे गांव में जो अनएम्प्लॉयड लेबर है, हमारे सेमी स्किल्ड लेबर्स हैं, उनको भी हमें देखना है, उनको हमें रोजगार देना है। वो तभी हो पाएगा जब हमारी सरकार कैपिटल स्पेंडिंग करेगी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा बजट है। सरकार ने हर सेक्टर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करी है और उसने अपने पॉकेट से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करी है। उसने ये देखते हुए कि आज हमें जो है, चाहे हमें भले डेट लेना पड़े हमें, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा करके जो पूरा इकोनॉमी है उसे हमें ग्रो करना है। तभी सरकार जो है वी शेप इकोनॉमी की बात कर रही है। अदरवाइज वो वी शेप इकोनॉमी हम कभी अचीव ही नहीं कर सकते अगर सरकार अपनी खर्चा नहीं करेगी। तो इसमें जब सरकार खर्चा करेगी तो हर तबके को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो हो सकता है अभी हमें ऐसा नहीं दिख रहा हो कि डायरेक्ट हमारी जेब में कुछ आया नहीं आया, परंतु हम कुछ दिन का मेरे ख्याल से हमें वेट करना चाहिए। सरकार की अभी नीतियां और हमें पता चलेंगी तो हमें लगेगा जरूर कि हमारी जेब में कुछ ना कुछ बिल्कुल। जरूर मेरे आया। साथ मैं आपके पास आऊंगा, अनुज अत्री भी मेरे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं। अनुज जी देखिए, मैंने अपने अब तक जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केट को समझने वाले हैं, उनसे मैंने बातचीत की है। उनके मुताबिक ठीक है, इस कंडीशन में एक क्राइसिस की सिचुएशन थी, एक बहुत बड़ी क्राइसिस से अभी पूरी दुनिया, पूरा हमारा देश गुजरा है। उस कंडीशन में ये एक बेहतर बजट, इसको अभी तक करार दिया है हमारे एक्सपर्ट्स ने। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये सरकारी सेल है, ये पूंजीपतियों का बजट है। ऐसा क्यों? देखिए, एक्सपर्ट्स का अपना अपना नजरिया हो सकता है। हर एक्सपर्ट के, और भी उससे पहले मैं सुबह से कई एक्सपर्ट्स के साथ बैठा हूं, तो सबने अपने अपने नजरिए के देखने के हिसाब से उसमें वक्तव्य दिया है। रही सवाल ये इस बजट की, जो ये 2021 का जो बजट आया, ये दो प्रमुख कारणों से जाना जाएगा। ऐतिहासिक बजट है जो आगे निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। पहला बजट तो ये पहली बार ऐसा होगा कि ये जो है बेच दो वाला, देश को बेच दो वाला बजट है। इसका नाम देना चाहिए था बेच दो 2021 बजट। दूसरी बात ये है कि ये जो सरकार है, जिसका शुरू से रहा है कि मैक्सिमम स्लोगन मिनिमम वर्क, क्योंकि ये जो कुछ कहते हैं वो स्लोगन के तहत तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब जमीन पर आता है, उसका क्रियान्वयन तक पहुंचती है, तो पहुंचते पहुंचते वो जो है एक फुस बम की तरह होकर के रह जाता है। देखिए, इसमें सरकार ने, अभी हमारे एक एक्सपर्ट बोल रहे थे कि किसी भी सेक्टर में सेस नहीं बढ़ाया जाए। मुझे लगता है शायद इन्होंने ढंग से देखा नहीं होगा। तो आज पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 4 रुपए। नहीं, लेकिन उसमें एक बात और भी कही है ना कि उसका पब्लिक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए रोहित जी, बात तो यही है कि कान से एक कान को पकड़ के दूसरे कान से पब्लिक को फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? जब आप एक्साइज ड्यूटी घटा रहे हैं तो पब्लिक को उसका लाभ क्यों नहीं देना चाहिए? सरकार को क्यों नहीं लाभ दिया जा रहा? 20 लाख करोड़ रुपए ये सरकार जो है पब्लिक से पेट्रोल और डीजल में एक्साइज। सर, लेकिन फिर बात वही है ना, बात तो लेकिन फिर घुमा फिरा के वही है कि हम एक नॉर्मल टाइम में भी नहीं है। हमने अभी क्या देखा है वो तो मतलब आप भी जानते हैं, बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियां जो हैं, उनको भी घुटने टेकने पड़ते इस टाइम के आगे। ठीक है, मैं बातचीत कर रहे हैं, बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कैसा है ये बजट पेश कर दिया गया है। बड़ा मुश्किल टाइम पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा, और उस मुश्किल वक्त के बाद इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब अलग अलग सेक्टर्स हैं, क्योंकि हमने देखा कोरोना काल में 3-4 महीने सब कुछ बंद रहा था, प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप था। अब धीरे धीरे कैसे उसको बूम पर लाएगी सरकार, उसके लिए क्या कार्य योजना सरकार ने तैयार की, वो आज सामने रखी है। क्या सरकार की ये कार्य योजना, क्या सरकार का ये बजट अब अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लेकर आएगा? इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर मुझे बातचीत करनी है। एक है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि विनिवेश पर बातचीत करनी है, और इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कृषि सेस को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं प्रदीप गुप्ता जी के पास चल रहा हूं, क्योंकि रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। और प्रदीप जी, हमने देखा कि रियल एस्टेट भी उन सेक्टर्स में था जिसने बहुत मार झेली है इस कोरोना के टाइम में। और इवन हमने तो ये भी देखा कि उस वक्त जैसे लोगों को मौका मिला, लोग अपना जो रेंटेड लोग भी थे वो भी छोड़कर अपने घर चले गए कि भैया आप तो घर से काम करेंगे, पैसा यहां पर है नहीं, और मकान तो बिकने बिल्कुल बंद ही हो गए थे। आपको लग रहा है कि अब इस बजट के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ बूम आएगा? क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी इस बजट से थी और कितनी, कहां तक वो पूरी हो पाई? रोहित जी, सब एक्सपर्ट ने सरकार की तारीफ करी, बजट की तारीफ करी। बजट में कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर में सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। 3 साल से बराबर हमारी मांग रही कि रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। बजट के अंदर जब से सरकार आई है 2014 से आपने देखा होगा, पहले सर्विस टैक्स नहीं था नए मकानों के ऊपर, सर्विस टैक्स लगाया गया, उसके बाद जीएसटी लगाई 12% की। कोरोना के अंदर आदमी 8 साल से रियल एस्टेट सेक्टर बहुत पिछड़ा हुआ है। 250 इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड है। आज ये इस सेक्टर को आप हल्के मत लो, आप 250 इंडस्ट्री से डायरेक्ट इंडायरेक्ट जुड़ी हुई है। 25 लाख लोगों को रोजगार इससे मिला हुआ केवल एनसीआर के अंदर ही। सरकार को इस सेक्टर के अंदर, देखिए, हर जो भी आप देश देखिए,
रियल एस्टेट में बहुत बड़ा योगदान है। आज 4 चीजों से पैसा आता है, आप समझने की कोशिश करिए। देश के अंदर पैसा आता है पेट्रोल से, डीजल से, रियल एस्टेट से, और इसके अलावा जो हमारा ये एमएसएमई जो हमारी इंडस्ट्री है, आज सरकार ने पैसा दिया है एमएसएमई को, चलो थोड़ा बहुत प्रोविजन करा है, लेकिन एमएसएमई की हमेशा मांग रही कि क्योंकि मैं ट्रेड से भी संबंधित हूं, सस्ता पैसा मिलना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर में जो हमारे को लोन मिलता है आज के टाइम में भी वही प्रोविजन है, 15-16% का मिल पाता है बिल्डर को। तो आपकी जो हमारी मांग रही सरकार से कि कम से कम इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। दूसरे लोगों को, आम लोगों को उम्मीद थी आज के टाइम में कि कहीं ना कहीं ये हाउस जो स्लैब है इसके अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में छूट ज्यादा मिलती है। देखिए आज 45 लाख के मकान में आप छूट दे रहे हो अफोर्डेबल के अंदर। आज आप यहाँ पे आप दिल्ली में हो, दिल्ली में 45 लाख में छोटे से मकान नहीं आ पाते। दिल्ली में इतनी महंगी जमीन है कि कम से 75 लाख रुपए की हमारी मांग थी। इस बार बजट में उम्मीद थी कि 60 से 75 लाख के मकान में सरकार को ये अफोर्डेबल में लाना चाहिए ताकि उन्हें छूट का फायदा हो सके। और दूसरे जो आपने रियल एस्टेट सेक्टर में आप जो ब्याज की छूट दे रहे हो केवल 1.5 लाख रुपए की, उससे काम नहीं चलने वाला। आज 10 लाख से ज्यादा यूनिट देश के अंदर जो है ऐसी अनसोल्ड है। आज रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर फ्लैट बने पड़े हैं, बिक नहीं पा रहे, और सबसे ज्यादा पैसा सरकार उससे मिलता है। रजिस्ट्री में 7% आप इससे लेते हो, 1% टीडीएस के लिए लेते हो, और 12% आपने जीएसटी से ले लिया, और 30% आपका इनकम टैक्स हो गया। तो सबसे ज्यादा जो पैसा इससे आप ले रहे हो, और जितनी बार फ्लैट बिकता है उतनी बार सरकार में पैसा आता है। तो इस सेक्टर को सरकार को पर लगाने चाहिए थे। इस सेक्टर में सरकार ने ना तो पिछली बार कुछ करा, ना इस बार कोई खास करा। देखिए बजट में कुछ चीजें अच्छाइयां है। एक सबसे बड़ी बात जो इसमें आई है, जिसके हमारे आप देख रहे हो शेयर मार्केट थोड़ी बड़ी है, कि जो सरकार ने 17% जीडीपी का दिया है ना, कि 17% आत्मनिर्भर भारत के लिए, इसका हम स्वागत करते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो रोजगार की समस्या है देश में, जो रोजगार बढ़ता जा रहा है, 9% से ऊपर आज हमारे देश में बेरोजगारी का रेशो आ चुका, और किसी किसी राज्य में ये 16% तक है, 17% तक है। तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगेगी। तो सरकार ने 2-3 काम बहुत अच्छे करे, कृषि क्षेत्र में अच्छे करे, लेकिन आज केवल वोट को ध्यान में देखते हुए मत करिए। आपने घोषणाएं बहुत करी, 3 साल से हम बजट देख रहे हैं। 3 साल पहले भी हम यहाँ बैठे थे, 3 साल पहले सरकार ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। आप बजट का एनालिसिस करिए, क्या 100 स्मार्ट सिटी बनी है देश के अंदर? उसके बाद कहा था 100 बुलेट ट्रेन चलेंगी। कौन सी बुलेट चल गई 100 बताइए आप। इसके बाद पिछले साल कहा था सरकार ने कि हम 100 जो है एयरपोर्ट बनाएंगे। कितने बन गए? अगर बजट का क्रियान्वयन नहीं होगा पटल पर, आप बजट में घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। मैं मानता हूं सरकार पे पैसा कम आ रहा है, लेकिन टैक्स अगर लोगों की जेब में पैसा डालते, आप लोगों को पैसा देते, आम आदमी को राहत देते। अभी अग्रवाल जी कह रहे थे कि सरकार को लोगों पे और टैक्स लगाने की उम्मीद लग रही थी। अरे टैक्स तो आपने लगा ही दिया, आपने पेट्रोल पे लगा दिया, आपने डीजल पे लगा दिया, आपने कहां छोड़ा है? ये पैसा तो जब पब्लिक की जेब से जाएगा। आपकी शंका का समाधान जो आपका सवाल आपने राहत कहां दी है? आपने इनकम टैक्स में क्यों राहत नहीं दिया? आपने कहीं ना कहीं लोगों की जेब में पैसा आता, पैसा घूमता, व्यापार चलता। ठीक है, आपने एक सवाल उठाया है, मैं वो सीधा उसका जवाब मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से लूंगा। गोपाल जी, रियल एस्टेट सेक्टर बहुत कुछ उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि उम्मीद जितनी थी उसका 10%, 5% भी हमको नहीं मिल रहा। नहीं, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर को सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत उसको प्रोविजन को बढ़ाया है। रियल एस्टेट सेक्टर में जितना तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार रोड, रोडवेज और ये सब बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, अल्टीमेटली इसको मिलेगा, रियल एस्टेट सेक्टर को तो मिलेगा। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार इतना पैसा लगा रही है, भैया वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, तो अल्टीमेटली ये क्या चाहते हैं, जीएसटी का सपोर्ट दे दें और वो टैक्स राहत दे दें, लेकिन हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग में सरकार ने बेनिफिट दिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर सरकार ने 5,50,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया है। तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर को इस बात को मानना चाहिए, कितने सारे रोड्स बन रहे हैं, कितने सारे रेलवे कॉरिडोर बन रहे हैं, और इन सब का फायदा तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर को, तो जो मार्केट बढ़ रहा है वो भी इसीलिए बढ़ रहा है कि सरकार ने बहुत ही जुडिशियसली और समझदारी से, जहां पैसों का मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इंडस्ट्री में डिमांड होती है, सपोर्ट होता है, ऐसा सब करके बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं। अदरवाइज अगर इकोनॉमिक रिसोर्स अनलिमिटेड अगर किसी के पास हो तो फिर अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है, इनको समझना चाहिए कि सरकार ने बहुत अच्छा किया, मार्केट इस बात को समझ रहा है, इंडस्ट्री के लोग समझ रहे हैं, और विश्व के और सब लोग जितने भी हैं इंडस्ट्री। गोपाल जी 28% की जीएसटी आज के टाइम में सीमेंट के अंदर,
आज जीएसटी रेट कम नहीं करे, सबसे खराब जीएसटी हमारे देश में। आप देखिए ना, आप मुझे कह रहे हैं क्या करें इसके अंदर, उस पर भी बातचीत करनी। मैं अनुराग जी के पास चल रहा हूं। अनुराग जी, ये सब बातें भी हो रही है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट जो है उस पर विरोध के सुर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष इसको लेकर बहुत आवाज उठा रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत थी। आपको लगता है कि बिना इसके हो सकता था? बिल्कुल हो सकता है। देखो सरकार को आपने देखा, सारा पीएसयू को सरकार प्राइवेटाइज में लेके जा रही है। स्कूल खोलने की बात कर रही है कि हम 100-200 स्कूल खोलेंगे। वो स्कूल को भी आप देखना प्राइवेटाइज को देना चाहते हैं, प्राइवेट लोगों को देना चाहते हैं। इसके मतलब आप देश के अंदर में वो देश को आगे ले जाना चाहते हो या चंद लोगों को काम देना चाहते हो, ये चिंता का विषय हो गया है। आप जनता की समस्या का समाधान करना चाहते हो कि बड़े लोगों का टर्नओवर बढ़ाना चाहते हो, ये चिंता की बात है। मैं यही पूछ रहा हूं बार बार कि आप क्या करना चाहते हैं? देश में जो गरीब है, जो कमजोर है, जो मिडिल क्लास है, जिसके लिए आपने कोई प्रावधान नहीं रखा। जैसे हमने आपको बोला कि यहाँ पे आप देखो, टूरिज्म डिपार्टमेंट को कहीं टच नहीं किया गया। यूथ के बारे में कहीं कोई बात ही नहीं बोली गई कि यूथ के लिए इन्होंने क्या सोचा है, कैसे उसकी एनर्जी को आप चैनलाइज करेंगे, कैसे उसके टैलेंट को आप बाहर निकालोगे। आपने इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की है, कहीं चर्चा नहीं, पूरे बजट में कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की इकोनॉमी की चिंता नहीं कर रही है, वो वोट को देखते हुए अपनी वोट की राजनीति कर रही है। ये देश की अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत खराब इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही हम कर्जे में डूबे हुए हैं। आपने एनपीए की कमेटी बना दी। अब एनपीए की जो कमेटी बना दी, वो तो कमेटी का तो आप जानते ही होगा क्या भाई, जो जिम्मेदारी बैंक की होती थी आपने वो एनपीए पे उनकी कमेटी बना के उसको सॉल्यूशन माने इनडायरेक्ट वे में आपको कमेटी मान जाएगी उनकी बातें, और जो पैसा जिन्होंने मारा है वो मार के बैठ जाएंगे। ठीक है अनुराग जी, इस पर मैं एक छोटा सा रिएक्शन गोपाल जी का लूंगा, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास चलूंगा। यानी कि आपकी जो कहने का लब्बो-लुबाब ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर अगर इतना जोर रहेगा डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो फिर ये तो आरोप लगेंगे ना गोपाल जी की सरकार अपने 2, 4, 5 दोस्त जो है उनके लिए सब कुछ कर रही है। कितना है 1,30,000 करोड़, और तो वह पिछले साल से तो कम ही हुआ है। और दूसरा, उसमें भी तो आईपीओ के लिए, ऑफर के लिए कोई प्राइवेट कंपनी को नहीं दे रहे। पब्लिक ऑफर जो होता है उसमें लार्जर पब्लिक के लिए होता है। दूसरा, अनुराग जी ने कहा कि स्टार्टअप के किया, युवाओं के स्टार्टअप वाले जो टैक्स एग्जम्पशन होते हैं उसको एक साथ बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि जो आ रहा है कि बजट का होता है अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करना और सही दिशा में लेना। आपने तो जब देश के सरकार बजट को इस चीज चुनावी कर बजट रही है बना दिया प्रभु। तो फिर उसमें आप चुनावी बजट बना रहे हैं। आप देना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आप 25,000 करोड़ रुपए दे देते हैं, असम में देते हैं। ठीक है, मैं इसको मेरे साथ एक्सपर्ट से मैं इसको एक्सपर्ट से भी समझूंगा। मैं आरके अग्रवाल साहब के पास चल रहा हूँ। मैं अब आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ एक्सपर्ट भी है, मुझे उनसे भी बातचीत करनी है, उनको भी वक्त देना है। अग्रवाल साहब, मुझे ये बताइए कि ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है क्या इतना जरूरी है? क्योंकि सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार के जो 2, 4 दोस्त हैं, सरकार उनके लिए सोच रही है। डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर जो पीएसयूज हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, इसका फायदा सरकार के दोस्तों को मिल रहा है। तो देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सोच रही है वो ठीक है, बट गवर्नमेंट को बल्कि इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि कोई नए सेक्टर्स में गवर्नमेंट भागीदारी ले, एज ए पार्टनरशिप बेसिस पे उसको इम्प्रूव करे। क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, चाहे एयर इंडिया, चाहे आपके रेलवे, चाहे आपके और यूनिट्स जहाँ पे कि डिसइन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं और या प्रपोजल्स है, तो वहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट अपनी जो एग्जिस्टिंग, जो अपने एक लो कॉस्ट पे लोगों को, पब्लिक को जो चीजें प्रोवाइड कर रही है। आप रेलवे को ही आज ले लीजिए, यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने कुछ ट्रेन्स को प्राइवेटाइज किया और ऑन दैट बेसिस लोगों को फिर किराए, महंगे किराए पे लोग सफर करना पड़ रहा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का रीजन क्या होगा कि लोगों के जेब से ज्यादा पैसे जाने लगेंगे। तो प्राइवेटाइज करना और डिसइन्वेस्टमेंट करना ये एक वेलकम स्टेप नहीं है। और बराबर हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट को इन सब सेक्टर्स में और पैसे लगा के उसको और रिवाइव करने की कोशिश करना चाहिए, न कि उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके पब्लिक और प्राइवेट पर्सन को उसमें इनवाइट करके उसको कॉस्ट उसकी पब्लिक के हैंड से और जेब से और पैसे निकालने की कोशिश करना चाहिए। ये वेलकम स्टेप हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं है। ठीक है, विनोद जी, आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, ऐसा एक कहावत है कि डूइंग बिजनेस इज नन ऑफ गवर्नमेंट्स बिजनेस। तो सरकार का काम बिजनेस करना है ही नहीं। तो जितना ये बिजनेस से रिलेटेड है, सरकार का काम है पैसे को खर्च करना है एजुकेशन पर, बेसिक नीड्स, जिसको इन्होंने एक नाम भी दिया अपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, हालांकि बजट में वो शब्द नहीं दिखाई दिया। बेसिक नीड इंडेक्स की बात की, एक BNI की। तो सवाल यह है कि जब बेसिक नीड इंडेक्स के ऊपर आपको काम करना है तो क्यों ना उसी के ऊपर ही फिर देखा जाए। तो बाकी की जो चीजें हैं उसको डिसइन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आप देखिए बजट आउटले को देखिए, जब आप पैसा रुपया कहां से आता है और कहां जाता है उसको देखेंगे तो 36% सरकार इस साल में बोरो करने जा रही है। टोटल 34 लाख करोड़ का 36% तो बोरो करेगी। और जो पैसा आएगा, जो 34 लाख करोड़ आएगा, 30 लाख करोड़ की इनकम है और 34 लाख करोड़ का खर्चा है, तो 9.5% का डेफिसिट है उसी के अंदर। 20% उसका ब्याज में ही चला जाता है सीधा। तो आप ये देखिए कि जो आपका एक्सपेंडिचर है 34 लाख करोड़ का, उसका 20% तो ब्याज में चला गया। तो सरकार तो सिर्फ 80% से काम कर रही है। तो मेरा ख्याल है जो डिसइन्वेस्टमेंट ये करने जा रहे हैं, उस इंटरेस्ट की लायबिलिटी को कैसे कम किया जाए ताकि उसको एकदम से कट ऑफ कर दिया जाए। मजबूरी है सरकार की अभी। हाँ जी, ये मजबूरी है सरकार की अभी। मजबूरी है सरकार की, क्यों नहीं है? क्यों? देखिए उसके पास ऑप्शन क्या है, जितने रिसोर्सेज हैं वो सब टैप अप हो रहे हैं। या तो टैक्सेस लगाए जाएं, सरकार के पास पैसा कहां से आता है? किसी भी व्यक्ति के पास या किसी सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? या तो वो कमाती है या उधार लेती है या गिफ्ट लेती है। मतलब ये कह देना कि नहीं सरकार किसी गलत मंशा की तरह सब कुछ प्राइवेट हाथों में बेच रही है, ये ठीक नहीं होगा इसका। देखिए वो एक फियर हो सकता है, वो एक डर हो सकता है, और उसके लिए चेकर एंड मेकर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बचाना चाहिए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करने में कोई बुराई नहीं है कि सरकार भी गलत काम करती है तो उनको भी हाथ से पकड़ करके बाहर कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो स्कीम्स बनाई जाती है, हम उस सारी स्कीम को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। हाँ, स्कीम क्या बनाई जा रही है वो सब आने वाले समय में आएगी। डिटेल आती है पूरी की पूरी रिपोर्ट की। उसके अंदर खामियां नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, जो जिसका के सबको डर रहता है। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो ज्यादा बड़ी ये है कि मेरे ख्याल से किसी को यह दिक्कत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। दिक्कत इस बात से है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कल को अगर ये गलत होता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कौन होगा? कैसे होगा? क्या किया? सरकार की मंशा पे सवाल उठाना ठीक है। सरकार की मंशा पर बिल्कुल सवाल उठाए जाने चाहिए ताकि वो अपने आप को ट्रांसपेरेंट करे। मंशा पर अगर आप सवाल ही नहीं उठाएंगे तो फिर तो बेलगाम हो जाएगी। तो मंशा पर सवाल जरूर उठाए जाने चाहिए, प्रोसीजर पूछा जाना चाहिए, पर्पस पूछा जाना चाहिए, कैसे किया जाएगा ये पूछा जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल हक है, इसीलिए सब लोग बैठे हुए हैं यहां पर। तो लेकिन उसके साथ साथ ये सरकार की मजबूरियां हैं कि पैसा आएगा कहां से। और जो घाटे की जगह, आज एयर इंडिया घाटे में चल रहा है, मैं बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूं। हालांकि मैं चाहता हूं कि हर देश की अपनी एयरलाइन को बचाया जाना चाहिए। हर देश की अपनी एक एयरलाइन है और मैं इस हक में हूं कि अपनी एयरलाइन को बचाया जाना चाहिए। जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बजट को लेकर, जरा वो सुन लेते हैं पहले। में केंद्र की एनडीए की सरकार किसानों के कल्याण एवं आय को दुगना करने के लिए कटिबद्ध है। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पिछली सरकार से करीब 3 गुना अधिक राशि किसानों के खातों में पहुंचाई गई है। हमारे सीनियर सिटीजन्स जो 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को आईटी रिटर्न से राहत देने और पेंशन से आय की इनकम टैक्स की छूट दी जा रही है। सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती के प्रावधान को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। अगर 1938 में चले आ रहे इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव एक सकारात्मक कदम है जो बहुत दिनों से चर्चा में था लेकिन किया नहीं गया था, उसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज उसमें परिवर्तन किया है। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश बैंकिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश माने जाने के बाद अब राज्यों को केंद्रीय करों का 30% से बढ़कर 41% उनको हिस्सा मिल सकेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसका प्रावधान किया गया है जो कि पिछले बजट से 30% अधिक है, 30% अधिक है। इसके अतिरिक्त राज्यों और स्वतंत्र बॉन्डेज यानी बॉन्ड्स भरने का भी उनको 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हमारे स्वच्छ जल के लिए
देश भर में अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों को हाई एजुकेशन काउंसिल का गठन करके उनकी विकास की बात सोची जा रही है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव भी स्कूल की शिक्षा को मजबूत करने के लिए रखा है। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो उज्ज्वला योजना ने जो भारत में तस्वीर बदली है, 8 करोड़ बहनों को कनेक्शन मिला है, उसमें 1 करोड़ महिलाओं को और ये गैस का कनेक्शन पहुंचाने का योजन इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। टी गार्डन में काम करने वाले हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो उनके विकास में लगाया जाएगा। हमारे जो प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई हैं। देश भर में एक देश में एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। यह हमारे मजदूरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो गांव छोड़ करके दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाता है, उसे वहां राशन उपलब्ध हो सकेगा, सस्ता राशन, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एमएसएमईज के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने की योजना रखी गई। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजट के बारे में, बजट की अच्छाइयों को बताते हुए वो नजर आ रहे थे। अब कितना अच्छा ये बजट है, ये आने वाले वक्त में जो तस्वीरें पूरी तरह साफ हो पाएगी। हालांकि विपक्ष को हमेशा की तरह बजट पसंद नहीं आया है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम जुड़े, उनसे हमने बातचीत की, उनकी राय ली। उनके मुताबिक ये कोविड टाइम है और कोविड टाइम में इससे बेहतर बजट शायद नहीं दे सकती थी सरकार। और जहां तक विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, वो कहीं ना कहीं सरकार की एक मजबूरी भी है, जिसके चलते सरकार को ये काम करना पड़ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में आपने हमसे हिस्सा लिया और बहुत साफ और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की कि दरअसल ये बजट देश को किस ओर ले जाएगा। एक छोटे से